सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में एक बार वापस स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो हिंदी साहित्य है, कक्षा 12 की कौन सी हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 पुस्तक पाठ संख्या 5 विष्णु खरे इनकी एक कविता लग रखी है, एक कम कविता। इसके प्रश्न उत्तर हम आज देखने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पाठ संख्या 1 से लगा करके 5 तक का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लें। उन सब का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखना। आज़ादी के बाद लोगों के मोह भंग की ये कविता है, जिसमें कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया, मालामाल हो गया, गतिशील हो गया, तो ज़रूर उसने कोई तरीके अपनाए होंगे। आपके हिसाब से वो कौन से तरीके हैं? तो उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे। कवि के अनुसार लोगों ने खुद को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, कविता की आत्मा है, ये कीवर्ड है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छल कपट और अनीति का रास्ता चुन लिया है। यानी गलत मार्ग उन्होंने अपनाया है। लोग स्वार्थी हो गए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे हर अनुचित तरीका अपनाकर संपन्न बनना चाहते हैं। कवि उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो गलत रास्ते पर चलकर पैसे कमाने की होड़ में अपना ईमान बेच रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। कवि के सामने जो भीख मांग रहा था हाथ फैला करके, एक तरह से वो भीख मांगने वाला व्यक्ति कवि के ही उस व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, कवि का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्यों ईमानदार का है? हाथ फैलाने वाला व्यक्ति कवि के अनुसार इसलिए ईमानदार है क्योंकि अगर वह ईमानदार नहीं होता तो आज वह अमीर होकर आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील हो चुका होता। बिल्कुल सही बात है। यदि उसने भी कोई गलत रास्ता अपनाया होता तो आज क्या उसको भीख मांगने की जरूरत पड़ती? कभी नहीं पड़ती। कवि कहना चाहते हैं कि आज जो भी धन संपन्न व्यक्ति हैं, मालामाल है, जरूर उन्होंने बेईमानी, भ्रष्टाचार और छल कपट का सहारा लिया, तभी आज वे इस स्थिति में पहुंचे हैं। क्योंकि ईमानदारी के मार्ग पर चल कर के आप इतने ज़्यादा पैसे अर्जित नहीं कर सकते हैं। इस हाथ फैलाने वाले व्यक्ति ने ईमानदारी रखी, जिससे वह आज भी गरीब है। वास्तव में कटु सत्य तो यह है कि ईमानदारी से तो 2 समय की रोटी की व्यवस्था भी नहीं होती है। इस व्यक्ति को भी भीख मांगना स्वीकार है, पर बेईमानी, भ्रष्टाचार करना स्वीकार नहीं है। इसलिए कवि को ऐसे व्यक्ति ईमानदार लगते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, जो भीख मांग रहा व्यक्ति वो कवि का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसमें कवि अपना ही अक्स देख रहा है, क्योंकि वो भी ईमानदार है और कवि भी ईमानदार है। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने लाचार, कामचोर एवं धोखेबाज कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि कवि के अनुसार वे भले ही कोई गलत काम, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, लेकिन वह गलत का विरोध भी नहीं करते हैं। यानी वो इसलिए गरीब हैं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, नहीं किया अच्छी बात है, लेकिन जो गलत मार्ग अपना रहे हैं उनका खंडन करना, उनका विरोध करना, ये भी जरूरी है। विरोध ना करने के कारण कवि के समक्ष ऐसे व्यक्ति कमजोर एवं लाचार होने के साथ साथ धोखेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने चुप्पी साधी हुई है और ऐसा करके वे अपने समाज से धोखा करते हैं। वह कामचोर है इसलिए भीख मांग रहा है। कवि स्वयं भी लाचार है क्योंकि वह चाहकर भी इस हाथ फैलाने वाले व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। यह हाथ फैलाने वाले व्यक्ति में कवि स्वयं को देख रहा है। चौथा प्रश्न देखिए। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मैं कवि का क्या अभिप्राय है? जो धन संपन्नता की जो होड़ है, जो शिखर पर पहुंचने की जो होड़ है, उसमें गरीब व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपने आप को अलग कर लिया, मैं उस भ्रष्टाचार के मार्ग से प्राप्त धन संपन्नता की दौड़ में मैं
तुम्हारे न तो साथ हूँ, न हिस्सेदार हूँ, न प्रतिद्वंदी हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि विष्णु खरे अन्याय एवं अत्याचार में लिप्त लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अनीति का मार्ग नहीं अपनाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ और न ही हिस्सेदार हूँ। एक ईमानदार और लाचार व्यक्ति किसी का विरोध नहीं कर पाता और न ही बेईमानी करके उन जैसा बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि उन भ्रष्टाचारी लोगों की तरह नहीं है और ना ही उसकी ओर उन लोगों के साथ है, क्योंकि वो अमीर बनना ही नहीं चाहता है, वो भ्रष्टाचार का मार्ग चुनना ही नहीं चाहता, तो फिर ओढ़ किस बात की। 5वां प्रश्न देखिए, भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहला के वाला जो है 1947 के बाद से गतिशील होते देखा है, तो इस प्रश्न को मैंने यहाँ आपके लिख दिया है। पूरी पंक्तियाँ क्या है, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है, इसका भाव सौंदर्य आपको बताना है। यह कविता देश की आज़ादी के बाद उपजे मोहभंग को प्रस्तुत करती है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद देश के बहुत से लोग भ्रष्टाचार, धोखेबाजी की आड़ में आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील बन गए हैं, और जिन्होंने ये गलत रास्ता नहीं अपनाया वे आज भी गरीब हैं। ख वाला देखिए, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, एक मामूली धोखेबाज, ये कविता की पंक्ति है। यहाँ मैंने ये पंक्तियाँ आपको पूरी लिख दी है। यहाँ मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोडी, या मैं भला चंगा हूँ और कमज़ोर, और एक कमज़ोर नहीं कामचोर है ना, और एक मामूली धोखेबाज, यहाँ कामचोर कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्वयं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति गरीब, मजबूर और कामचोर होने के कारण ही भीख मांग रहा है। भीख मांग कर वह मामूली धोखा दे रहा है, पर वह उन अमीर लोगों की तरफ भ्रष्टाचार और बेईमानी का मार्ग नहीं अपनाता है। देखिए, तुम्हारे सामने बिल्कुल लिया है हर ओर से, तो पूरी पंक्तियाँ क्या है जो मैंने यहाँ लिख दी है, इसको देखें। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज एवं निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है रोड से। निराकांक्षी यानी जिसकी कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं हो। निर्लज जिसको लज्जा नहीं आती हो। उत्तर देखेंगे, कवि अपने आप को ईमानदार लोगों के सामने कुछ भी नहीं समझते हैं। वह अपने आप को अनीति के द्वारा प्राप्त प्रगति की ओर से अलग कर लेता है। कवि के अनुसार लज्जा रहित, इच्छा रहित व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति से दूर रहना चाहते हैं। यानी जिसकी कोई इच्छा ही नहीं, जो निर्लज है, जो लज्जा रहित है, वह दूसरों को क्या टक्कर देगा, दूसरों को क्या ओढ़ करेगा, दूसरों से क्या प्रतिस्पर्धा करेगा। उसने अपने आप को उस मार्ग से हटा लिया है। 6वां प्रश्न देखिए, शिल्प सौंदर्य आपको बताना है। क्या वाला देखिए कि अब जब कोई डैश 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 या बच्चा खड़ा है, तो पंक्तियाँ क्या, ये मैंने आपको पंक्तियाँ लिख दी ताकि ठीक रहे। कि अब नहीं है, अब कर लें। जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। इसका शिल्प सौंदर्य बताना, यानी कौन सी भाषा है, अलंकार कौन से हैं, शब्द शैली कैसी है, ये सब बताने हैं इसमें, है ना। फिर देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या लिखेंगे, ये पंक्तियाँ मुक्तक छंद में लिखी गई है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, भाषा सीधी है, सरल है, सहज है और मुहावरेदार है, क्योंकि मुहावरे का प्रयोग है या मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जैसे हाथ फैलाना, 5वां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक ही वर्ण की आवृत्ति जब होती है तो आपको पता है अनुप्रास अलंकार होता है। बिंब का भाव है, कविता को पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में हाथ फैलाने वाले व्यक्ति का एक बिंब उभर आता है। 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी में शब्द चयन सटीक है। पढ़ते ही आपको जो है बड़ी एक संवेदना फील होती है, एक दर्द फील होता है, महसूस होता है कि किस प्रकार आज़ादी के बाद की स्थिति लोगों के साथ हो रही है। ख वाला देखिए, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी डैश 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 निश्चित रह सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, शिल्प सौंदर्य लाना। पंक्तियां मैंने आपके पूरी लिख दी है। मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार,
ये पंक्तियाँ मुक्तक छंद में लिखी है, ठीक ऊपर वाले की तरह। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ ठीक ऊपर की तरह। भाषा सीधी है, सरल, सहज है। कम शब्दों में बहुत कुछ कहकर कवि ने गागर में सागर भरा है। क्या भरा है? गागर में सागर कवि ने भरने की कोशिश की है। और व्यंग्य का भाव है यहाँ। इस प्रकार ये पाठ संख्या 5 में विष्णु खरे की जो पहली कविता थी एक कम, उनके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हमने यहाँ हल किए हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।